दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया भर में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन इसी के साथ कमाल की बात यह थी कि इस बढ़ी हुई महंगाई के बावजूद इस पूरे टाइम के दौरान कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी लोगों की खर्च करने की क्षमता यह भी अपने उच्चतम स्तरों पर थी। अगर आम भाषा में इसे समझा जाए तो पिछले 2-3 सालों में जहां एक तरफ महंगाई बढ़ने से चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तो उसी के साथ लोगों ने इन बढ़ी हुई कीमतों पर भी चीजों की जोरों शोरों से खरीदारी की। आप किसी भी सेक्टर के स्पेशली पिछले 2 साल का डेटा देखिए, फिर चाहे रियल एस्टेट हो, ऑटोमोबाइल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सेक्टर ने जबरदस्त सेल्स नंबर्स अचीव किए और कमाल के प्रॉफिट मार्जिन्स दिखाए। हमने देखा दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी मेजर शहरों में अचानक से जमीनों की कीमतों में उछाल आया। नई गाड़ियों के लॉन्च होने से पहले ही उनकी रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे थे। अब दोस्तों एक सवाल तो ये बनता है कि आखिर कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के बाद भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा हुआ कैसे था? कोई सेंस है इस बात की? आरबीआई का जो डेटा है अगस्त के महीने का, इसमें 68% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि लोग दरअसल अब डेबिट कार्ड के खर्च के मुकाबले क्रेडिट कार्ड पे जो खर्च है उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए इसके मेजरली 3 कारण थे। पहला, जैसे ही कोविड ब्रेकआउट शुरू होता है तो दुनिया भर के बैंक्स ने लोगों को पिछले 10-15 सालों के सबसे सस्ते ब्याज दरों पर लोन्स बांटे, जिससे लोगों की जेबों में अपने काम को एक्सपेंड करने और खर्च करने के लिए पैसे आए। दूसरा, कोविड लॉकडाउन की वजह से हर तरह की चीजों की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एकदम से रुक गई थी, क्योंकि फैक्ट्रीज, कारखाने सब बंद पड़े थे, जिस वजह से इन चीजों की सप्लाई में भारी कमी आ चुकी थी। लॉकडाउन खुलने के बाद भी एकदम से आई सप्लाई में इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता था, जिससे ऑटोमेटिकली चीजों की डिमांड बढ़ने लग गई। और तीसरा कारण था हमारी बेसिक ह्यूमन साइकी। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जैसे ही हमें घर की 4 दीवारी के रेस्ट्रिक्शन से बाहर आने और अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस कंटिन्यू करने का मौका मिला, तो लोग जमकर वेकेशंस पर घूमने निकले। रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स, हर जगह पहले से भी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। दोस्तों जब भी इकोनॉमी में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में चाहे कुछ भी चल रहा हो, इंक्लूडिंग पेंडेमिक, तब भी मार्केट में पॉजिटिविटी यानी बाहर का दौर बना रहता है। इसके लिए एक सटीक हिंदी प्रोवर्ब का यूज किया जाए तो जैसा कहा जाता है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है। ये बढ़ा हुआ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ही कारण था कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बाकी हर मेजर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स छप्पर फाड़ स्काई रॉकेट थे। दोस्तों इस सबका फायदा ये था कि हाई इन्फ्लेशन यानी बढ़ी हुई महंगाई दरों के बावजूद दुनिया मंदी यानी रिसेशन की चपेट में आने से अब तक बची हुई थी। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर धीरे धीरे घटने लग गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इसका हमारी जॉब्स या बिजनेसेस और स्पेशली हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें सर एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिए गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक मेजर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ इलास्टिसिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी। जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिरने लग जाता है तो ये कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है ये एस्टिमेट करने में कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह रिस्पॉन्स करेगी जब उसका प्राइस चेंज होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसमें हर प्रोडक्ट का एक सर्टेन इलास्टिसिटी नंबर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, जो कि 0 से इंफिनिटी तक रेंज करता है। फॉर एग्जांपल जनरली एयरलाइन ट्रैवलिंग का इलास्टिसिटी नंबर 2.4 होता है, यानी अगर एयरप्लेन की टिकट प्राइस में 1% की बढ़ोतरी होती है तो उसकी डिमांड 2.5% गिर जाएगी। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अंडर बेसिकली प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगोरीज में बांटा जाता है। पहले नेसेसरी प्रोडक्ट्स, जिन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में इनइलास्टिक प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज, पेट्रोल, डीजल या मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिरने की स्थिति में भी अगर नेसेसरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ भी रहे हो तो भी उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। मानिए अगर दूध की कीमतें बढ़ती भी हैं तो भी आम आदमी दूध खरीदने पर मजबूर होता है। दोस्तों मैथमेटिकली इन चीजों का इलास्टिसिटी नंबर 1 से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी का इलास्टिसिटी नंबर 0.25 है। 0.25 इलास्टिसिटी होने का मतलब है कि अगर कॉफी का प्राइस 1% बढ़ता भी है तो भी उसकी डिमांड पर सिर्फ 0.25% का ही असर आएगा, और वहीं प्राइस बढ़ने की वजह से इसके प्रॉफिट मार्जिन्स पहले से बेटर हो जाएंगे। और दूसरे नॉन नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, घड़ी, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, यानी इनको खरीदे बिना या इनकी सर्विसेज लिए बिना भी हमारा काम आराम से चल सकता है। ए बाडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बाडिया,
पैसे लूंगा जा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिर रहा होता है तो ऐसे में अगर नॉन नेसेसरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाई हैं तो उनकी डिमांड गिरने लग जाती है। मैथमेटिकली इन प्रोडक्ट्स का इलास्टिसिटी नंबर हमेशा 1 से ज्यादा होता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस जानकारी का इस्तेमाल एक आम इंसान अपने फायदे के लिए किस तरह कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसी स्थिति में एक आम रिटेल इन्वेस्टर को इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना होगा कि वह जिन भी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाला है वो ऐसी कंपनीज हो जो कि इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हो, जैसे कि मिल्क, चॉकलेट, टबैको, पेट्रोल, कॉफी एक्सेट्रा। आप चाहें तो हर एक प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी नंबर चेक कर सकते हैं और जिन भी प्रोडक्ट्स का इलास्टिसिटी नंबर 1 से कम होगा, इनको बनाने वाली कंपनीज को आने वाले समय में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी और आप रिसेशन के होने वाले दुष्परिणामों से बच पाएंगे। दूसरा, आने वाले समय में ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, ऐसे सारे सेक्टर इलास्टिक यानी नॉन नेसेसरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में भारी गिरावट आने वाली है, जो कि आगे चलकर इनके स्टॉक प्राइसेस में भी गिरावट दर्ज कराएंगे। आने वाले समय में सबसे ज्यादा गाज ऐसी ही कंपनीज पर गिरने वाली है। तो अगर आपका ऐसी कंपनीज में एक्सपोजर है तो आप इसको कंसोलिडेट करने पर विचार कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप आने वाले 1 साल में किसी भी तरह के नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपनी खरीदारी पर थोड़ी लगाम लगा सकते हैं। इकोनॉमी अपनी पटरी से उतरती है तो आपको ऐसे में कैश रिच होने की बहुत जरूरत है। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर दुनिया भर की कंपनीज इस सब से निपटने के लिए करने क्या वाली हैं। देखिए, आने वाले नियर फ्यूचर में हमें पैराडॉक्सिकल यानी एक पूरी विरोधाभास की स्थिति दिखने वाली है, क्योंकि जब डिमांड गिरेगी तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए कंपनी को अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करना होगा। ये कारण बनेगा मैसिव ले-ऑफ्स, यानी सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा, जैसा कि अभी हम होते हुए देख ही रहे हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में कंपनीज के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो कम कर देगा, लेकिन लॉन्ग रन में जितने ज्यादा लोग अपनी नौकरी गवाएंगे उतना ज्यादा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ग्राफ फर्दर गिरेगा, जो कि इंपैक्ट करेगा प्रोडक्ट डिमांड को, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्ट डिमांड पहले से ज्यादा गिरने लग जाएगी, जिससे पूरा सप्लाई चेन सिस्टम चरमराने लगेगा और स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में ये लूप इसी तरह चलता रहे जब तक कि इकोनॉमी में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अपने आप फिर से पहले की तरह बढ़ने ना लग जाए। तब तक दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी का फायदा उठाइए और अपने आप को आने वाले अनसर्टेन टाइम्स के दुष्परिणामों से बचाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में मिली जानकारी पसंद आई है तो प्लीज डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन और अगले वीडियो के आने तक स्वीकार करिए हमारा स्ट्रीट स्मार्ट प्रणाम।